ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति शांति शांति। हम आंखें खोलिए। साथियों, आज का विषय जैसे अजय ने बताया, परसों तक 27 तारीख तक हमारे सेशंस जो थे वो सेल्फ डेवलपमेंट पर बेस्ड थे, और कल से अब जो होंगे ये आउटर वर्ल्ड, इंटरनल वर्ल्ड एक बात है और इसको डेवलप करना एक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, और बाहरी दुनिया एक्सटर्नल वर्ल्ड को हैंडल करने के लिए भी हम में सारी क्षमताएं होनी चाहिए। तो कल से जो रिलेशनशिप से बात शुरू हुई, आज कम्युनिकेशन, और उसके बाद और दूसरे विषय होंगे तो एक्सटर्नल वर्ल्ड डेवलपमेंट के। अब कम्युनिकेशन का जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मनुष्य के जीवन की अधिकतर एनर्जी, बहुत बड़ा परसेंटेज, सिग्निफिकेंट परसेंटेज मनुष्य की एनर्जी इस एरिया में वेस्ट होती है, केवल इस वजह से क्योंकि हम में सही कम्युनिकेशन के गुण नहीं। रॉन्ग कम्युनिकेशन के एरिया में बहुत बड़ा कंपोनेंट हमारी एनर्जी का, मनुष्य की एनर्जी का वेस्ट होता है। अभी 2-1 दिन पहले हमारे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में एक छोटा सा फॉरवर्ड आया था कि पत्नी ने पति से कहा कि जाओ बाजार से 1 पैकेट दूध लेकर आ जाओ, और यदि नींबू दिखे बाजार में तो 6 लाना। पति गया बाजार में, 6 पैकेट दूध लेकर आ गया। पत्नी ने सर पीट लिया, मैंने 1 पैकेट दूध बोला था, तुम 6 पैकेट क्यों लेकर आए? पति ने कहा, तुमने क्या कहा था कि 1 पैकेट दूध लाना और यदि नींबू दिखे तो 6 लाना। तो नींबू दिखे बाजार में, इसलिए मैं 6 पैकेट दूध लेकर आया। इतनी एनर्जी हमारी वेस्ट होती है। ये तो मजाक है, एक जोक है, पर नित्य प्रति सुबह से शाम तक आपको कई ऐसी घटनाएं मिलेंगी हमारे पर्सनल लाइफ में जिसमें बहुत सी एनर्जी हमारी सिर्फ रॉन्ग कम्युनिकेशन की वजह से वेस्ट होती है। स्पीकिंग अलग बात है, कम्युनिकेशन अलग बात है। स्पीकिंग की एबिलिटी तो ईश्वर ने सभी को दी है, और कम्युनिकेशन में स्पीकिंग की, बोलने की एबिलिटी के अलावा एक स्किल होती है कम्युनिकेशन की, जिसको यूज करना पड़ता है, हमको डेवलप करना पड़ता है। तो एबिलिटी और स्किल में बेसिक फर्क है। कम्युनिकेशन का अर्थ है कि मेरे मन में जो भाव है, जो विचार है, जो इंफॉर्मेशन है, जो मैं दूसरे को देना चाह रहा हूं, वो मेरे मन का वो हिस्सा सारा का सारा जैसे का तैसा मैं अगले के मन में डिपॉजिट कर दूं, और उसके मन में इस विषय पर जो भी विचार हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन, उसके मन का वो हिस्सा मैं अपने मन में रिसीव कर लूं। तो कम्युनिकेशन इज ट्रांसफरिंग, डिपॉजिटिंग ए पार्ट ऑफ योर माइंड into someone's mind and receiving a part of that person's mind into your mind, और commonality of understanding achieve करना इसका पर्पस है कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है विषय पर, मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दूं, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो रिएक्शन है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं रिसीव करूं, और आप और मैं दोनों एक पेज पर आ जाए, दोनों की कॉमनैलिटी आ जाए अंडरस्टैंडिंग में। ये पर्पस है कम्युनिकेशन का। टीम वर्क में कम्युनिकेशन यूज होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन यूज होता है, पर्सनल रिलेशनशिप में यूज होता है, लीडरशिप में यूज होता है, पेरेंटिंग में यूज होता है, फैमिली कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में यूज होता है। जीवन के कई महत्वपूर्ण भाग ऐसे हैं जहां पर सही कम्युनिकेशन की एबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है।
और आप देखोगे लाइफ में कि बहुत से संबंध, बहुत सी जिम्मेदारियां हमारे जीवन की केवल इसलिए पूरी नहीं हो पाती, या बहुत से संबंध केवल इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि हमने सही समय पर जैसा चाहिए था, जितना चाहिए था, वैसा कम्युनिकेशन नहीं किया। मुझे याद आ रहा है, बहुत वर्ष पहले एक फिल्म देखी थी, शक्ति। दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन दोनों की शायद साथ में, जहां तक मुझे पता है, ये एक ही फिल्म होगी। और दिलीप कुमार उसमें पुलिस इंस्पेक्टर है और उसका बेटा ये अमिताभ बच्चन है। तो बचपन में कोई क्रिमिनल्स पुलिस इंस्पेक्टर के बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, इसको छोटे अमिताभ बच्चन को किडनैप कर लेते हैं, और फिर रैंसम वो मांगते हैं फोन करके दिलीप कुमार से। वो मांगते हैं कि आप वो फला क्रिमिनल को छोड़ दो, उसको छोड़ोगे तो आपके बच्चे को हम छोड़ देंगे, वरना इस बच्चे की हम हत्या कर देंगे। और वो बिल्कुल ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर है दिलीप कुमार, तो वो कहता है कि तुमको जो करना हो कर लो, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। बच्चा सुन रहा है ये बात जो क्रिमिनल्स उसके पिता से कह रहे हैं, और वो ये सुन भी लेता है कि पिता मेरे कह रहे हैं कि तुमको जो करना है कर लो बच्चे के साथ, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। कहने को तो कह दिया उस इंस्पेक्टर ने उस साइड से ऐसा, पर उसने अपना पूरा जोर लगा दिया इस बच्चे को ढूंढने में। पर बच्चे को मैसेज क्या मिला दूसरी साइड में, कि मेरे पिता मुझसे इतना प्यार नहीं करते कि मेरी जान बचाने के लिए वो एक क्रिमिनल को छोड़ दें। ये बात वो सुन लेता है और उसके मन में घर कर लेती है। वो वहां से भाग लेता है, क्रिमिनल को वो एक मौका मिलता है उसको भागने का, और वो भाग जाता है क्रिमिनल के पास से। और उसके भागने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर उस जगह पर पहुंचता है अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए, और उसके पहले वो भाग चुका होता है। अब ये गांठ उस बच्चे के मन में पड़ गई है कि मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते, उनके लिए एक क्रिमिनल मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस गांठ के साथ वो बच्चा बड़ा होता है पुलिस इंस्पेक्टर के घर में ही। टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, छोटे में कहूं तो धीरे धीरे वो बड़ा होते होते अल्टीमेटली एक स्मगलर बन जाता है। ये पुलिस इंस्पेक्टर धीरे धीरे पुलिस कमिश्नर बन जाता है, और इसकी एक जिम्मेदारी है कि उस स्मगलर को वो खत्म करे। और अंतिम सीन जो फिल्म का है उसमें अल्टीमेटली फाइनली ये पुलिस कमिश्नर अपने ही बेटे को, स्मगलर को, गोली मार देता है, और फिर दौड़ के उसके नजदीक जाता है, उसका सर अपनी गोद में रखता है, और दम तोड़ते हुए बच्चे को कहता है ये पुलिस कमिश्नर कि क्यों तुमने ऐसा किया, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और मुझे कितनी तकलीफ हुई है ये करते हुए, तुमको गोली मारते हुए। आई रियली लव यू वेरी मच। और दम तोड़ते तोड़ते वो बेटा, वो स्मगलर, कहता है अपने बाप से, तुम मुझसे इतना प्यार करते थे तो पहले क्यों नहीं कहा। मैं सारी जिंदगी यही सोचकर बड़ा हुआ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और यदि प्यार करते तो तुम पहले क्यों नहीं कहा तुमने मुझसे। कम्युनिकेशन एडिक्वेट नहीं हो, सही समय पर सही ढंग से सही बात नहीं बोली जाए, तो कई रिलेशनशिप्स लाइफ में इस प्रकार से उनका अंत होता है। और कई बार बिना कंट्रोल के कोई बात बोल दी जाए। आपको 2 लॉक्स दिए हैं ईश्वर ने कोई बात बोलने से पहले सोचने के लिए, 2 बार सोचने के लिए। एक दांतों का लॉक है और एक होठों का लॉक है। ये दोनों लॉक, ये दोनों ताले खोलकर ही आप कुछ बोल सकते हो। तो इसलिए ईश्वर का संदेश ये है कि 2 बार सोचो 1 बार बोलने से पहले। और यदि हम ये नहीं करते, जहां आवश्यकता हो वहां बोलते नहीं है, जैसे शक्ति फिल्म का मैंने उदाहरण दिया, और कई बार जहां आवश्यकता नहीं हो वहां बोल पड़ते हो, वहां इन 2 तालों का आप उपयोग ही नहीं करते। अभी सबके घर में महाभारत चल रही है ना, सीरियल। डिवीजन हो गया हस्तिनापुर का, हस्तिनापुर उनको मिल गया, इंद्रप्रस्थ इनको मिल गया। इन्होंने बहुत मेहनत से सारा इंद्रप्रस्थ बना भी लिया, बड़ा सुंदर शानदार। मैदानों ने इनके लिए महल बनाया, राजसूय यज्ञ किया, और दुर्योधन आया महल देखने के लिए। जहां पानी दिखता है वहां पानी है नहीं, जहां पानी दिखता नहीं वहां पानी है। और वो एक पानी के कुंड में छपाक से गिर जाता है,
और एक वाक्य बोला हुआ द्रौपदी का कि अंधे का पुत्र अंधा, 4 ही शब्द हैं, अंधे का पुत्र अंधा, पर इन 4 शब्दों ने 39 लाख सैनिक मरवाए। उस 18 दिन के महायुद्ध में 39 लाख जाने गई, केवल 4 शब्द बिना सोचे समझे बोले हुए। इतना महत्वपूर्ण है सही कम्युनिकेशन। आप अपनी जिंदगी में देखोगे तो आपको भी ऐसे 4 शब्द या तो आपके बोले हुए मिल जाएंगे या किसी और के आपको बोले हुए मिल जाएंगे, जिन्होंने आपके जीवन की धारा या दिशा ही पलट दी होगी। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं और कब बोल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन है ये जीवन का कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना। और टैक्ट भी सीखनी चाहिए। सही समय पर सही ढंग से सही बात बोलना, ये तो स्पष्टवादिता है ही और ये गुण होना ही चाहिए, पर कई बार स्पष्टवादिता भी गलत हो जाती है। तो टैक्टफुल कम्युनिकेशन भी सीखना चाहिए। कम्युनिकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है टैक्टफुलनेस। मुझे एक और कहानी याद आ रही है। मेरे गुरुजी कहा करते हैं ये कहानी कि एक बार लक्ष्मी और शनि में विवाद हो गया। लक्ष्मी और शनि में विवाद हो गया कि दोनों में सुंदर कौन है। अब दोनों एक दूसरे को तर्क दे रहे हैं और उनसे हो नहीं रहा है, निपट नहीं रहा है झगड़ा। सरस्वती के पास गए, बुद्धि की देवी सरस्वती के पास, कि हम दोनों में झगड़ा हो रहा है कि कौन अधिक सुंदर है, लक्ष्मी अधिक सुंदर है कि शनि अधिक सुंदर है। सरस्वती ने कहा मैं थोड़ी बिजी हूं अभी, तुम धरती पर जाओ, मेरे एक शिष्य हैं सरस्वती पुत्र वहां पर, उनसे पूछो, वो सोच के बता देंगे आपको। और दोनों लक्ष्मी और शनि आ गए धरती पर, गए इस ब्राह्मण के पास, सरस्वती पुत्र के पास, कि भैया बताओ हम दोनों में से सुंदर कौन है। अब ब्राह्मण के लिए तो कैच 22 सिचुएशन आ गई कि भैया लक्ष्मी को सुंदर बोल दे तो शनि अटैक करेगा और शनि को सुंदर बोल दे तो लक्ष्मी उठ कर चली जाएगी, गरीबी में सारी जिंदगी बितानी पड़ेगी। अब करे क्या वो? पशोपेश में पड़ गया, दुविधा में पड़ गया। कहा उसने दोनों से थोड़ी देर सोचने के बाद में, ऐसा करो मैं शाम को थोड़ा सोच लेता हूं, कल जब आप आओ वापिस मेरे पास तो मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको दे दूंगा, आज एक दिन मुझे समय दे दो। तो लक्ष्मी और शनि चले गए वापिस। अगले दिन फिर आ गए उसी समय पर ठीक, और कहा इससे ब्राह्मण पुत्र से कि भैया बताओ दोनों में सुंदर कौन है, झगड़ा सुलटाओ हमारा। तो इसने कहा, ब्राह्मण ने, कि ऐसा करो आप, अब सुंदरता तय करने के लिए तो आजकल रैंप वॉक होती है, फैशन परेड जैसी, तो आप रैंप वॉक करो, थोड़ा दोनों सामने से चलते हुए आओ मेरे पास और फिर इधर से पलट के पीछे से वापस जाओ, तो घर के बाहर जाओ, घर के बाहर से अंदर चलते हुए आना तो मैं सामने से देखूंगा आपको, और फिर पलटना और घर के बाहर जाना तो मैं पीछे से देखूंगा। तो सामने पीछे से 360 डिग्री पूरा अवलोकन हो जाए तो फिर मैं अपना निर्णय दूंगा कि दोनों में से सुंदर कौन है। तो दोनों बाहर चले गए, लक्ष्मी और शनि, और दोनों घर के बाहर से अंदर चलते हुए आए रैंप वॉक करते हुए, और फिर दोनों पलटे और फिर घर के बाहर गए रैंप वॉक करते हुए, और फिर आ गए वापिस इसके सामने कि बताओ दोनों में से सुंदर कौन है। और लक्ष्मी पुत्र का, सरस्वती पुत्र का टैक्ट देखिए। इसने कहा घर से बाहर जाते समय शनि अधिक सुंदर है और बाहर से घर के भीतर आते समय लक्ष्मी अधिक सुंदर है। बाहर जाता हुआ शनि ज्यादा सुंदर है और अंदर आती हुई लक्ष्मी अधिक सुंदर है। ये टैक्टफुलनेस है कम्युनिकेशन में। स्पष्टवादी होना एक अच्छा गुण है, पर टैक्टफुल भी होना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सारा कम्युनिकेशन का अंडरस्टैंडिंग यदि नहीं हो तो जीवन में बहुत वेस्ट, आपकी एनर्जी वेस्ट हो सकती है, रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं, बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं, जीवन के हर क्षेत्र को ये प्रभावित करता है। इतना महत्वपूर्ण गुण है सही कम्युनिकेशन कर पाना। तो एक मॉडल जो हम मैनेजमेंट में सिखाते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कम्युनिकेशन का, उसका पहला ही स्टेटमेंट यह है, द मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन is the response you get.
आपने कम्युनिकेट कर दिया, कुछ जो कुछ बोलना था बोल दिया। अब सामने वाले ने क्या समझा और वो समझकर उसने जो रिस्पॉन्स दिया, उसने जो किया समझने के बाद में, वो ही आपके कम्युनिकेशन का अर्थ उसके समझ में आया। आपने कह दिया होगा जो कहना था, पर उसके समझ में जो आया और उसके हिसाब से उसने उस पर जो एक्शन लिया, वो एक्शन, उसका रिस्पॉन्स ही आपके कम्युनिकेशन का अर्थ है। आपने कहा वो अर्थ नहीं है, उसने जो समझा और समझने के बाद उसने जो किया, वो आपके कम्युनिकेशन का अर्थ है। आपके कम्युनिकेशन की क्वालिटी आपके रिलेशनशिप्स की क्वालिटी को इंपैक्ट करती है। आपके रिलेशनशिप्स की क्वालिटी आपकी लाइफ की क्वालिटी को इंपैक्ट करती है। बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए एक मॉडल में कम्युनिकेशन का आपको समझाऊंगा आज और इस पर चर्चा करेंगे। इसमें 5 स्टेप्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मॉडल में। ये आप नोट कर लीजिए यदि आपके पास पेन और पेपर है। तो पहला स्टेप है एस्टैब्लिश ईज। संबंधों में आसानी स्थापित करो। एस्टैब्लिश ईज पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है इफेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल का लिसन एक्टिवली। लिसन एक्टिवली। मैं डिटेल में अर्थ समझाऊंगा, पहले लिख लीजिए 5 स्टेप। तीसरा स्टेप है सेंड आउट ए क्लियर एंड अप्रोप्रिएट मैसेज। सेंड आउट ए क्लियर एंड अप्रोप्रिएट मैसेज। चौथा स्टेप इफेक्टिव कम्युनिकेशन का है चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। और पांचवा अंतिम स्टेप इफेक्टिव कम्युनिकेशन का है इफ नेसेसरी क्लैरिफाई एंड रिपीट। इफ नेसेसरी क्लैरिफाई एंड रिपीट। ये 5 स्टेप हैं। एस्टैब्लिश ईज, लिसन एक्टिवली, send out a clear and appropriate message, check for understanding, if necessary clarify and repeat। तो एक एक स्टेप को ध्यान से समझते हैं। एस्टैब्लिश ईज का क्या अर्थ है? एस्टैब्लिश ईज का अर्थ यह है कि आपके और आपके चारों ओर जो विश्व, आपका संसार जो है, इसके हर संबंध में ईज होनी चाहिए, आसानी होनी चाहिए। ईज का अर्थ यह है कि आपके साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति को आपके साथ किसी भी विषय पर कुछ भी कह सकने की स्वतंत्रता उसको हृदय से महसूस होनी चाहिए। वो आपसे किसी भी विषय पर कोई भी समाचार या कोई भी डिस्कशन आपके साथ आकर, आपके सारे 360 डिग्रीज रिलेशनशिप्स का हर व्यक्ति आपके साथ कोई भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, आपके साथ डिस्कस कर सके, ऐसी आसानी आपके और आपके विश्व के रिलेशनशिप में होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पेरेंटिंग में महत्वपूर्ण है, ये लीडरशिप में महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए पर्सनल लाइफ में भी महत्वपूर्ण है। यदि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग आपसे डरते हैं, तो वो आपके सामने वो नहीं कहेंगे जो वो कहना चाहते हैं, वो कहेंगे जो आप सुनना चाहते हो। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात समझना। लीडरशिप का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। हम जब लीडरशिप पढ़ाते हैं उसका पहला प्रिंसिपल है एनकरेज द फ्लो ऑफ बैड न्यूज। बुरे समाचार का आपके तरफ बहाव आपको एनकरेज करना चाहिए। मतलब आपके चारों तरफ के रिलेशनशिप्स में ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि कोई बुरा समाचार हो तो वो जल्दी से पहले आपके साथ आकर शेयर करें। इमेजिन करिए कि आपकी कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है और किसी को पता है कि गड़बड़ क्या हो रही है, पर उसके मन में डर है कि यदि मैं जाकर कहूंगा बॉस से तो मुझे ही लात मिलेगी। तो वो क्या करेगा? वो कहेगा यार क्यों मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधूं, होने दो ना, जो हो रहा है मेरा क्या बिगड़ता है, जिस दिन पता चलना होगा चल जाएगा उनको, मैं क्यों जाकर बिल्ली के गले में घंटी बांधूं।
फिर जब तक आपको पता चलेगा किसी और स्रोत से, तब तक बहुत ज्यादा, बहुत अधिक नुकसान हो चुका होगा। यदि आपको पहले क्षण पता चल जाता कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप यू वुड हैव मूव्ड स्विफ्टली, आप तेजी से बढ़कर उसका कोई ना कोई समाधान खोजते और अपना नुकसान लिमिट कर देते। यू वुड हैव लिमिटेड द डैमेज। पर केवल इसलिए क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग आपको बुरा समाचार देने से डरते हैं, तो आपने अपने और बुरे समाचार के फ्लो के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है अपनी एंग्री पर्सनालिटी की, और इसलिए लोगों में यह साहस नहीं है कि वो आकर आपको बुरा समाचार दे सके। फिर डैमेज होगा। पेरेंटिंग में कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप ऐसे बाप हो या ऐसी माता हो जो हर बार ये चाहते हो कि बच्चा क्लास में फर्स्ट आए, कि उसको कप मिले, मेडल मिले, सर्टिफिकेट मिले, वो गले में हार पहन के वापस आए स्कूल से, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर ये अगर चाहते हो और जिस दिन बच्चा फेल हो गया, यदि उस दिन वो आपके पास कोई समस्या लेके आना चाहे और वो डरता है कि मैं ये समस्या लेकर जाऊंगा तो थप्पड़ खाना पड़ेगा मेरे को, यदि मैं ये बता दूंगा कि गणित में फेल हो गया तो थप्पड़ खाना पड़ेगा, वो क्या करेगा? वो प्रोग्रेस रिपोर्ट पर आपकी साइन कॉपी करेगा और खुद साइन करके प्रोग्रेस रिपोर्ट दे देगा स्कूल में, और ये तब तक बढ़ता ही जाएगा प्रॉब्लम जिस दिन तक वो फाइनली फेल नहीं हो जाता एग्जाम में, या उसका साल का नुकसान नहीं हो जाता, या इससे भी भयावह स्थिति हो सकती है, वो आत्महत्या नहीं कर लेता। कुछ भी हो सकता है केवल इस एक कारण से कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप बुरी न्यूज सुनने के लिए तैयार नहीं हो। तो आप वास्तव में अच्छे पिता हो। अरे आपके बच्चे को सबसे अधिक आपकी आवश्यकता उस दिन है जिस दिन वो स्ट्रगल कर रहा है, जिस दिन वो फेल हो रहा है, तब उसको आपकी आवश्यकता है, और तब आप उसके लिए अवेलेबल नहीं हो। तो आर यू ए गुड पेरेंट? क्या आप अच्छे बॉस हो? यदि आपके कंपनी में कुछ हो रहा है गड़बड़ और आपको बताने का साहस नहीं है किसी में, यू आर ए बैड लीडर। हम तो यहां तक कहते हैं अपने लीडरशिप प्रोग्राम में कि यदि वो नुकसान उस व्यक्ति के द्वारा भी हुआ है, स्वयं उसके हाथ से भी नुकसान हुआ है किसी के हाथ से, तो उसमें इतनी उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, मानसिक स्वतंत्रता, कि वो आपसे आकर कह सके कि मेरे हाथ से ये हो गया, कि मुझसे ये गलती हो गई। और वो तभी कहेगा जब उसको पता होगा कि उसने गलती की भी है, तो आप उस गलती के सुधार के लिए उसको सपोर्ट करोगे। हम तो लीडरशिप प्रोग्राम में यहां तक कहते हैं, किसी से गलती हो जाए, किसी के हाथ से नुकसान हो जाए, या कोई फेल हो जाए कोई काम करने में, टारगेट रीच करने में, नेवर पनिश ए पर्सन हु हैज फेल्ड। कोई अगर स्ट्रगल कर रहा है, फेल हो रहा है, तो कभी पनिश मत करो। बी कंपैशनेट। आप में करुणा होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि फेलियर के बहुत कारण हैं। कई बार आपने स्क्वायर होल में राउंड पेग डाल दिया है, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी नहीं है, उसको उसमें कैपेबिलिटी नहीं है वो काम करने की, और आपने उसको काम दे दिया है। कई बार उसने ट्रेन नहीं किया है आपने उसको उस काम के लिए। कई बार उसके जीवन में, पर्सनल लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रही है और वो परेशान है, और आपने उसको बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। कई बार आपने उसको रिसोर्सेज नहीं दिए हैं वो जिम्मेदारी सही ढंग से निभाने के लिए। ये सब कारण है फेलियर के, और इन सब कारणों में उसको आपका सपोर्ट चाहिए। केवल एक ही परिस्थिति ऐसी है जिसमें आपको उस व्यक्ति को पनिश करना चाहिए, दंड देना चाहिए, और वो परिस्थिति है यदि आपके पास 100% ये इंफॉर्मेशन है कि उसकी जो फेलियर है ये डेलिबरेट है, विलफुल है, पर्पसफुल है, जानबूझ के आपका नुकसान करने की नीयत से उसने ये काम नहीं किया या ये गलती की है। केवल ऐसी परिस्थिति में उसको पनिश करना चाहिए। एवरी अदर फेलियर रिक्वायर सपोर्ट, और यही आपके बच्चों के साथ भी होना चाहिए। जब वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जब वो फेल हो रहे हैं, तब उनको आपकी अधिक आवश्यकता है। सब कुछ सही चल रहा है तो आपकी क्या आवश्यकता है? कंपनी में भी सब कुछ सही चल रहा है तो लीडर क्या कर लेगा? उसको पता नहीं भी चले तो क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन गलत चल रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, और उसका पता लीडर को नहीं चले,
बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है एस्टैब्लिश ईज। रियल कम्युनिकेशन हैपेंस व्हेन पीपल फील सेफ। लोग जब सुरक्षित महसूस करते हैं आपके सामने बुरी खबर देने में भी, तब वो सच्चाई बोलते हैं, तब सही कम्युनिकेशन होता है। यदि उनको डर लग रहा है, एक बहुत सुंदर ज़ेन स्टेटमेंट है, योर बीइंग स्पीक सो लाउडली आई कांट हियर व्हाट यू आर सेइंग। आपकी बीइंग मतलब आपकी पर्सनैलिटी इतनी जोर से बोलती है कि आप जो बोलते हो मुझे सुनाई नहीं देता है। यदि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, इतनी फोर्सफुल है, इतनी गुस्सैल है, इतनी ओवरशैडोइंग है कि व्यक्ति भयभीत हो जाए आपकी पर्सनैलिटी से आपकी उपस्थिति में, तो वो तो खिसकने का बहाना ढूंढेगा। वो बोल देगा जो आप सुनना चाहते हो और जल्दी से जल्दी खिसकना चाहेगा आपके सामने से, क्योंकि आपकी उपस्थिति में उसको खतरा लगता है। तो आपके साथ जिनकी रिलेशन, विशेष करके जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, बच्चे हैं घर में, पत्नी है या सबऑर्डिनेट्स हैं आपके ऑफिस में, उनके साथ आपका संबंध ऐसा होना चाहिए, आपकी रिलेशनशिप में इतनी स्वतंत्रता, सम्मान होना आवश्यक है, सम्मान करेंगे वो, पर सम्मान का अर्थ ये नहीं है कि वो डरें आपसे या बुरी खबर लाने में उनको हिचकिचाहट हो। एनकरेज द फ्लो ऑफ बैड न्यूज। ये तभी होगा जब व्हेन यू एस्टैब्लिश ईज इन योर रिलेशनशिप। आपके और आपके विश्व में, पर्टिकुलरली आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ आपकी रिलेशनशिप में आसानी होनी चाहिए, ईज होनी चाहिए। सेकेंड स्टेप इफेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल का, लिसन एक्टिवली। अब लिसनिंग और हियरिंग भी दो अलग अलग बातें हैं। जैसे स्पीकिंग और कम्युनिकेशन दो अलग अलग बातें हैं, ऐसे ही हियरिंग इज एन एबिलिटी, सब सुन सकते हैं, पर लिसनिंग का अर्थ सुनना नहीं है। लिसनिंग का अर्थ है सुनकर समझना। दैट इज लिसनिंग। तो एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए कम्युनिकेशन में। जब आप किसी के साथ संवाद कर रहे हैं तो एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। 50% कम्युनिकेशन का तो लिसनिंग ही है ना। तो लिसनिंग का अर्थ है सामने वाला जो बोलना चाह रहा है उस बात को, उसके मन में जो भाव है, उसके मन में जो इंफॉर्मेशन है, उसके मन में जो कुछ समाचार आपको देना चाह रहा है, वैसे का वैसा आप समझ सको। दिस इज लिसनिंग एक्टिवली। कई बार होता क्या है कि सामने वाले को डर लग रहा है, वो बराबर बोल नहीं पाता, उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं है तो सही शब्दों का उपयोग नहीं करता। कई बार वो कहता कुछ है, मन में कुछ और है। कई बार उसको सही शब्द नहीं मिलते हैं क्योंकि उसकी भाषा कमजोर है। कई बार वो आधा कहता है और आधा आपके समझने के लिए छोड़ देता है, हिम्मत नहीं होती है उसकी कहने की। आपको इन बिटवीन द लाइंस भी पढ़ना आना चाहिए। तो वो जो कह रहा है उसका भाव क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके शब्द क्या बोल रहे हैं, वो कहाँ हिचक रहा है, ये सब आपको समझ में आना चाहिए, तब आप उसको एनकरेज कर सकते हो। होता क्या है, हम सुनते नहीं है, वी आर बैड लिसनर्स। और इसका एक कारण है व्हाई वी आर बैड लिसनर्स। हमारी जो बोलने की क्षमता है ना, ये 80 से 100 वर्ड मैक्सिमम प्रति मिनट हम बोल सकते हैं, मैक्सिमम। पर सुनने की और समझने की जो क्षमता है लिसनिंग की, 200-250 वर्ड पर मिनट हम सुन भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तब होता क्या है, जब सामने वाला कुछ कह रहा है तो वो 80 से 100 वर्ड से ज्यादा कह नहीं सकता, पर आपकी सुनने की और समझने की क्षमता 200-250 वर्ड पर मिनट की है। तो आपके पास खाली स्पेस बहुत है माइंड में। उसने कहा, आपने समझ लिया, अब वो अगली बात कहने से पहले आपके पास खाली समय बहुत है, क्योंकि आपको समझने में उतना समय नहीं लगा जितना उसको बोलने में लगा। तो ये जो खाली स्पेस है, अब आपका माइंड भटकता है। या तो आप उसका ड्रेस देखोगे, उसका चेहरा देखोगे, उसके आसपास की चीजें देखने लगोगे, या फिर आपका माइंड, आपकी ईगो, उसने जो कहा आपको, उसका उत्तर, एक स्मार्ट आंसर तैयार करने में आपका माइंड लग जाता है। आपका अहंकार चाहता है कि इसको स्मार्ट आंसर दो, इसकी बात का जवाब सही सटीक होना चाहिए, आई मस्ट फिक्स हिम। तो उसने कह दिया, आपके पास माइंड में खाली स्पेस है और आपका माइंड बिजी हो जाता है उसके कहे का उत्तर ढूंढने में, उत्तर तय करने में। और उसकी बात का पूरा अर्थ समझे बिना, उसकी अगली बात, तीसरी बात, चौथी बात का अर्थ समझे बिना आप उसकी बात का एक स्मार्ट आंसर देने में बिजी हो जाते हो। ये प्रॉब्लम है लिसनिंग में।
तो हमको अच्छा लिसनर बनने के लिए एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग का अर्थ यह है कि आप उसकी आंख में आंख डालो, आई कांटेक्ट करो, वो आपसे कुछ कह रहा है, नॉड करो, आपकी समझ में आ गई बात तो नॉड करो, उसको एनकरेज करो और बोलने के लिए। और कई बार उसमें हिम्मत नहीं हो तो क्वेश्चंस पूछो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिसमें उसको अधिक बोलने का अवसर मिले। उसका ओपिनियन पूछो, उसने क्या देखा और उसने उससे क्या समझा, उस पर उसकी क्या राय है। आप जितना अधिक उसको बोलने का अवसर दोगे और बोलने के लिए एनकरेज करोगे, उतना अधिक उसकी क्लैरिटी आपको समझ में आएगी। लिसनिंग का अर्थ है कि उसके मन में जो समाचार है, उसके मन में जो सोच है, उसके मन में जो इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी आपके मन में रिसीव हो जाए, आपके मन में ट्रांसफर हो जाए, तब यू आर ए गुड एक्टिव लिसनर। और उसके लिए आपको उसको एनकरेज करना पड़ता है। आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो इससे बड़ा सम्मान बोलने वाले के लिए नहीं है। और यदि आपका ध्यान उसके बोलने पर से हट जाता है तो यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग द स्पीकर, यू आर इंसल्टिंग द स्पीकर। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी लिसनिंग न केवल सही समझ सकें बल्कि पूरी बात समझ सकें। उसके मन में जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी उसको अंदर से खाली करके हम ऐसे प्रश्न पूछें जिससे वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देने में एनकरेज हो। और उसके शब्दों का सही अर्थ हमको समझ में नहीं आए तो हम उससे एक बार दो बार फिर से पूछें, उसको ऑप्शंस दें अपने शब्दों के। और वो सब करके उसकी बात जब आपकी पूरी समझ में जैसी की वैसी आ जाए तब आपकी लिसनिंग एक्टिव हुई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव लिसनिंग। थर्ड है स्टेप, जब आप बोल रहे हो अपनी बात तो सेंड ए क्लियर एंड अप्रोप्रिएट मैसेज। अब इसमें दो शब्द महत्वपूर्ण है, क्लैरिटी, क्लियर, आपका मैसेज, आपका बोला हुआ मैसेज क्लियर होना चाहिए, और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। क्लियर का अर्थ क्या है? क्लियर का अर्थ है, इसमें 4P का एक मॉडल है, अंग्रेजी में अल्फाबेट है ना P, तो 4P मॉडल है क्लैरिटी के लिए। और 4P मॉडल है पेस, पॉज, पिच, पंक्चुएशन। पेस मतलब आपकी बोलने की स्पीड न बहुत अधिक हो और न बहुत कम। इतना तेज भी मत बोलो सिद्धार्थ सुमन जैसा, या सिद्धार्थ बसु जैसा, या शेखर सुमन जैसा, या जैसे वो म्यूचुअल फंड्स के बाद में क्लास लाइन आती है ना, स्टैट्यूटरी वार्निंग, कितना तेज बोलते हैं वो लोग। इतना तेज नहीं बोलना है कि सामने वाले को सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आए, और न इतना स्लो बोलना है कि आपके वाक्य समाप्त करते करते सुनने वाला सो ही जाए। इतना स्लो भी नहीं बोलना है और इतना तेज भी नहीं बोलना है। पेस आपकी बोलने की सही होनी चाहिए। पेस, पॉज, पॉज का अर्थ है आपने कोई बहुत महत्वपूर्ण बात बोल दी, सामने वाले को सुन के उस बात का महत्व वो हजम कर सके, उतना पॉज देना आवश्यक है। आपने कोई जोक बोला तो हंसने के लिए समय तो दो, जोक समझ में आए, उसको वो हजम करे और हंस सके दिल खोल के, इतना पॉज देना चाहिए। आपने कोई बहुत महत्वपूर्ण बात बोल दी, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, या कोई डेटा दे दिया, फैक्ट्स फिगर्स दे दिए, तो उसका महत्व समझने के लिए उसको जितना समय लगता है सुनने वाले साधारण बुद्धि के मनुष्य को, उतना समय, उतना पॉज उसको देना चाहिए। तो पेस और पॉज न अधिक होना चाहिए और न कम होना चाहिए। जितना उचित है, बस जितना आवश्यक है उतना ही पॉज देना चाहिए। तो पेस, पॉज। पिच, पिच मतलब आपकी आवाज कितनी तेज हो, सामने वाले को साफ साफ सुनाई दे, इतनी आपकी वॉल्यूम होनी चाहिए बात करने की, पिच ऑफ वॉइस। और पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का अर्थ है कॉमा पे अर्धविराम, फुल स्टॉप पे पूर्ण विराम। एक सेंटेंस खत्म किया और वहां कोई गैप नहीं दिया और अगला सेंटेंस शुरू कर दिया तो सामने वाले की समझ में नहीं आएगा कि पहला सेंटेंस कहां खत्म हुआ और दूसरा वाक्य कहां से शुरू हुआ। वो दोनों को एक ही जोड़ के पढ़ेगा या सुनेगा या समझेगा और वो कुछ और समझेगा। तो जहां कॉमा है वहां अर्धविराम होना चाहिए, आपके बात में पंक्चुएशन होना चाहिए, और जहां फुल स्टॉप है वहां पूर्ण विराम होना चाहिए।
सेंटेंस खत्म हो गया तो एक पॉज होना चाहिए वहां पर, उसको पंक्चुएशन बोलते हैं। तो पेस, पॉज, पिच, पंक्चुएशन, ये क्लैरिटी के लिए, मतलब आपने जो बोला वो बिल्कुल साफ साफ सामने वाले को सुनाई देना चाहिए और उसमें कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ये क्लैरिटी है। तो दो बातें हैं ना, क्लैरिटी और एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस का अर्थ ये है जब आप बोलें तो सुनने वाले की क्षमता को ध्यान में रख कर बोलें। आपको बोलने के लिए बहुत कुछ आपके पास होगा, पर आपको वही बोलना है और उसी ढंग से बोलना है जो सुनने वाले की समझ में आए। आपका मानसिक स्तर एक है, सुनने वाले का मानसिक स्तर कुछ और है। आप यदि अपने स्तर से बोलते हो और उसको अपने स्तर से समझना है उस बात को, तो आपने यहां बोला, वो यहां पर है, वो कैसे समझेगा? बर्ट्रैंड रसल ने एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट कहा था एक बार, A stupid person can never understand what a wise person says because he unconsciously translates what he has heard into something that he can understand. एक मूर्ख व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति का बोला हुआ पूरी तरह से समझ ही नहीं सकता, क्योंकि वो अवचेतन रूप से जो सुना है उसने बुद्धिमान व्यक्ति से, उसको अपनी छोटी समझदारी में किसी तरह से समझने का प्रयास करता है। उसकी समझ नहीं है वहां तक समझने की, तो उसको जो समझ में आया बस वही आपका कम्युनिकेशन है। यह एप्रोप्रिएट नहीं है। यदि आपको अपनी बात सही ढंग से समझानी है तो सुनने वाले का जो मानसिक स्तर है, उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसके हिसाब से आपको शब्द चुनने पड़ेंगे, भाषा चुननी पड़ेगी, स्टोरीज वैसी होनी चाहिए, जोक्स वैसे होने चाहिए और बोलने का ढंग वैसा होना चाहिए जो उसकी समझ में आए। आप रिक्शा वाले से बात कर रहे हो और शेक्सपियर इंग्लिश में बात करोगे, दाउ शल्ट टेक मी टू चार मीनार, अब वो दाउ और शल्ट उसकी समझ में नहीं आता है, तो ये इनएप्रोप्रिएट है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पीकर की है कि सुनने वाले को उसकी बात समझ में आए, और इसके लिए आवश्यक है कि सुनने वाला, बोलने वाला अपनी बात के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, ऐसी भाषा का प्रयोग करे और ऐसे उदाहरणों का, एग्जाम्पल्स का प्रयोग करे जो सुनने वाले की समझ में आए, और उसके हिसाब से इसको अपना कम्युनिकेशन फाइन ट्यून करना चाहिए। तो क्लैरिटी भी हो कम्युनिकेशन में और एप्रोप्रिएटनेस भी हो। ये दोनों बातें हो तो सामने वाले की समझ में आएगी बात कि आप उससे क्या कह रहे हो। दिस इज सेंडिंग आउट ए क्लियर एंड एप्रोप्रिएट मैसेज। अब चौथा स्टेप है, आपने बोल दिया जो बोलना था, अच्छी तरह से क्लियरली बोला और एप्रोप्रिएटली भी बोला, पर सुनने वाले ने क्या समझा, चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि बोलने वाला कितना ही सही तरीके से क्यों नहीं बोल दे, सुनने वाला कई बार वो समझता है जो वो समझना चाहता है, क्योंकि इसने वो शब्द चुने जो इसको सही लगे अपनी बात कहने के लिए। उन शब्दों का उसके ऊपर क्या अर्थ निकाला उसने, वो सुनने वाला वो सुनता है या वो समझता है जो वो समझना चाहता है। पत्नी ने तो कह दिया ना कि एक पैकेट दूध लाओ और नींबू दिखे तो 6 लेते आना, और पति ने क्या सुना कि नींबू दिखे तो 6 पैकेट दूध लाना। तो कहने वाले ने अप्रोप्रिएटली कह दिया ये सफिशिएंट नहीं है, सुनने वाले ने क्या समझा ये पूछना चाहिए। अगर पत्नी पूछ लेती पति से कि क्या लाओगे, तो वो कहता कि नींबू देख लूंगा और 6 पैकेट दूध ला लूंगा, तो पत्नी वहीं पहले सर पीट लेती ना और समझा देती पति को कि इसका अर्थ क्या है। आपने कह दिया पर इसका अर्थ ये नहीं है, आपने क्लियरली भी कहा और अप्रोप्रिएटली भी कहा, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सुनने वाले ने वो बात उस ढंग से समझ ली जैसे आप समझाना चाहते हो। एक बड़ी सुंदर स्टोरी है। एक बड़े समाज सुधारक एक दिन तय किया उन्होंने अपने मन में कि समाज में जो शराब पीने की बुराई है, अल्कोहल की, ड्रिंकिंग की जो प्रॉब्लम है, इसको जड़ मूल से निकालना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने तय किया और डिटरमिन्ड होकर बिल्कुल टाउन हॉल में, सिटी के मध्य में, सारे पियक्कड़ एक मीटिंग के लिए जमा हुए थे। तो उनको लगा कि ये सबसे सुंदर मौका है, पियक्कड़ों की मीटिंग चल रही है, तो यहीं जाकर इन ड्रंकर्ड्स को अपनी बात सही ढंग से समझा दूंगा। तो बिल्कुल
मन में निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके पहुंच गए टाउन हॉल में। पियक्कड़ बैठे हुए हैं, ये स्टेज पे चले गए। एक टेबल रखा हुआ था स्टेज पे। इन्होंने कहा कि मैं आया हूं यहां पर आपको ये समझाने के लिए कि अल्कोहल से, शराब से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको, अपने शब्दों में सारी बात कहने के बजाय मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग करके, एक एक्सपेरिमेंट करके अपनी बात समझाना चाहता हूं। और ऐसा कह के उन्होंने टेबल पे 2 ग्लास रख दिए, दोनों में क्लियर लिक्विड भरा हुआ था। और उन्होंने बताया कि एक ग्लास में प्योर डिस्टिल्ड वाटर है, पीने का पानी है, और दूसरे ग्लास में तेज शराब है, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल है। और उन्होंने कहा कि अब मैं अपना प्रयोग शुरू करता हूं। और अपनी जेब से उन्होंने एक छोटा सा बारीक कीड़ा निकाला, वर्म, और दिखाया सबको कि ये कीड़ा जीवित है, और इस जीवित कीड़े को मैं इस पानी वाले, डिस्टिल्ड वाटर वाले ग्लास में डाल रहा हूं, और आप देखिए कि क्या होता है। और उन्होंने कीड़ा ड्रॉप कर दिया पानी वाले ग्लास में। कीड़ा गिरा पानी के ग्लास में, तैरता हुआ दूसरे किनारे से वापस आ गया ग्लास के बाहर। समाज सुधारक ने जीवित कीड़ा फिर उठाया, सबको दिखाया, और कहा कि पानी वाले ग्लास में मैंने इस जीवित कीड़े को डाला, और ये कीड़ा जीवित निकल कर आ गया पानी वाले ग्लास से। यही कीड़ा अब मैं दूसरे ग्लास में, जिसमें तेज शराब, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल भरी है, इसमें डालता हूं, और आप देखिए कि क्या होता है। और उन्होंने कीड़े को ड्रॉप कर दिया दूसरे ग्लास में। अब तेज शराब का इतना भयानक असर उस कीड़े पर कि उन सबकी आंखों के सामने देखते देखते वो कीड़ा तड़पा 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 और मर गया। विजयी मुद्रा में समाज सुधारक ने अपना सिर उठाया और सारे हॉल में बैठे हुए पियक्कड़ों को देखा और कहा, मेरा प्रयोग समाप्त हुआ। आपको क्या समझ में आया? इससे क्या मॉरल लेसन मिला? और अंतिम लाइन में बैठे हुए एक पियक्कड़ ने खड़े होकर कहा, सर मुझे बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया आप क्या बताना चाह रहे हो। यदि मैं शराब पीऊंगा तो मेरे पेट में कभी कीड़े नहीं होंगे। अब समाज सुधारक क्या समझाना चाह रहा है और पियक्कड़ को क्या समझ में आ रहा है? क्लियर और एप्रोप्रिएट मैसेज हो, ये आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। आपकी जिम्मेदारी पूरी तब होती है जब आपका क्लियर और एप्रोप्रिएट मैसेज सामने वाले को एप्रोप्रिएटली और क्लियरली समझ में आ जाए। और इसके लिए आपका बोलना होने के बाद में सामने वाले से पूछना पड़ता है कि भैया आपकी क्या समझ में आया। चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसको मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं पैराफ्रेज लिसनिंग। मतलब सामने वाले को बोलो कि तुमको क्या समझ में आया, मुझे बताओ, मैंने तो कह दिया जो कहना था। और जब वो कहेगा आपसे अपनी बात की उसके क्या समझ में आया, तब आपको समझ में आएगा कि जो मैसेज आप देना चाहते थे वो सही ढंग से सामने वाले ने समझा कि नहीं समझा। और यदि आपके बोलने में और उसके समझने में अंतर है तो फिर 5वां स्टेप, इफ नेसेसरी क्लैरिफाई एंड रिपीट। यदि आवश्यक हो तो कहो उससे कि भैया मैं ये नहीं बताना चाह रहा था कि आप शराब पियोगे तो पेट में कीड़े नहीं होंगे। मैं ये बताना चाह रहा था कि शराब पियोगे तो पेट में कीड़े तो मरेंगे ही मरेंगे, उसके साथ में थोड़ा सा आपका जीवित पेट भी मर जाएगा। क्लैरिफाई एंड रिपीट, ये 5वां स्टेप है। तो ये जब 5 स्टेप आप कम्युनिकेशन के पूरे कर लेते हो, एस्टैब्लिश ईज, लिसन एक्टिवली, send out a clear and appropriate message, check for understanding, and finally, if necessary, clarify and repeat. ये 5 स्टेप आप पूरे कर लेते हो, तब सामने वाले को आपने अपनी बात सही ढंग से समझा दी, सामने वाले की बात आपने सही ढंग से सुनी और समझ ली। अब आप दोनों के बीच में कॉमनैलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ गई, ये दोनों एक पेज पे आ गए। ये कम्युनिकेशन का पर्पस है। और जब तक आप ये 5 स्टेप सही ढंग से फॉलो नहीं करोगे तब तक ये पर्पस सर्व नहीं होगा, तब तक कम्युनिकेशन सही ढंग से पूरा नहीं होगा। इसकी प्रोसेस समझ लीजिए कम्युनिकेशन की, तो आपके समझ में आ जाएगा कि क्यों इसमें दिक्कत होती है और क्यों ये प्रॉब्लम होती है। कम्युनिकेशन के 4 हिस्से हैं। एक सेंडर है जो बोल रहा है,
एक रिसीवर है जिसको बोला जा रहा है, एक मैसेज है जो आप देना चाहते हो, और चौथा मीडियम है जिसके द्वारा ये मैसेज भेजा जा रहा है। मीडियम, आप टेलीफोन से बात भी कर सकते हो, आप मैसेज दे सकते हो, आप ईमेल दे सकते हो, आप चिट्ठी लिख सकते हो, ये मीडियम है। जो भाषा आप यूज करते हो वो भी मीडियम है। तो भाषा, टेक्नोलॉजी, ये सब मीडियम है। तो एक सेंडर है, एक रिसीवर है, मैसेज है और मीडियम है। अब होता क्या है, जब आप कम्युनिकेशन में, सेंडर के पास एक मैसेज है, अब ये मैसेज, उसके मन में एक विचार है, उसके मन की एक सोच है, उसके मन में कुछ इंफॉर्मेशन है। ये मैसेज मानसिक विचारों के रूप में है सेंडर के पास। अब वो मैसेज भेजने के लिए अपने उन मानसिक विचारों को एनकोडिंग करता है। एनकोडिंग मतलब उनको शब्दों के कपड़े पहनाता है। उसके मन में जो विचार हैं, उन विचारों को वो शब्द देता है। क्योंकि विचार भेजने की, ट्रांसमिशन करने की अभी तक हमारे पास टेक्नोलॉजी आई नहीं है कि मैंने जो सोचा वो आपको पहुंचा दूं और आपने जो सोचा वो मैं समझ लूं। ये टेक्नोलॉजी आई नहीं है। तो हम करते क्या, हमने भाषा का इन्वेंशन किया है, हमने भाषा बनाई है। तो अपने मन के विचारों को हम भाषा में, कुछ शब्दों में ढालते हैं, और वो मैसेज सेंडर ट्रांसमिट करता है, भेजता है कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा। मतलब जो मीडियम है, कम्युनिकेशन चैनल, उसके द्वारा वो भेजता है। वो मैसेज दूसरे छोर पर रिसीव होता है रिसीवर के पास। अब रिसीव क्या हुआ रिसीवर के पास? शब्द रिसीव हुए। जिन शब्दों में सेंडर ने अपने मन के विचार को एनकोडिंग की, वो शब्द उसने भेजे ट्रांसमिशन चैनल से, उसके दूसरे छोर पर रिसीवर के पास वो शब्द रिसीव होते हैं। और जो शब्द मैसेज के रिसीवर को रिसीव हुए, उन शब्दों को वो डिकोड करता है कि इन शब्दों में क्या मैसेज भेजा गया है। वो उन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करता है। ये उसकी डिकोडिंग है। और डिकोडिंग के बाद उसको जो अर्थ समझ में आता है, वो मैसेज रिसीवर को मिलता है। अब इसमें प्रॉब्लम कहां होती है, डिस्टॉर्शन कहां होता है? एनकोडिंग जो होती है वो सेंडर के मन में होती है। सेंडर अपने मन के विचारों को शब्द देता है, वो एनकोडिंग उसके मन में होती है। डिकोडिंग जो होती है वो रिसीवर के मन में होती है। उसको जो शब्द मिले, वो उन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करता है। तो डिकोडिंग रिसीवर के मन में होती है। और दो मनुष्यों के मन ठीक एक तरह से काम नहीं कर सकते। जिन शब्दों को सेंडर से ही समझता है अपनी बात समझाने के लिए, कहने के लिए, उन शब्दों के रिसीवर क्या अर्थ निकालता है, यह अलग बात है। क्योंकि रिसीवर का मन सेंडर के मन जैसे काम नहीं करता है। डिकोडिंग का उसका प्रिंसिपल अलग है, इसका एनकोडिंग का प्रिंसिपल अलग है। और इन दोनों के मनों के काम करने का जो भेद है, वही भेद मैसेज में आ जाएगा। रिसीवर को वो भेद के साथ वो मैसेज मिलेगा। और जब तक उन दोनों के बीच में चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये फीडबैक नहीं होगा कि आपने क्या कहा और मैंने क्या समझा, जब तक वो फीडबैक नहीं होगा, तब तक ये डिस्टॉर्शन क्लियर नहीं होगा। क्योंकि एनकोडिंग सेंडर के मन में हो रही है, डिकोडिंग रिसीवर के मन में हो रही है, और दोनों के मन एक ढंग से काम नहीं करेंगे। उनका एनवायरनमेंट, उनका एजुकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से उन शब्दों का अर्थ दोनों के लिए अलग है। मुझे एक घटना याद आ रही है। मलेशिया में हमने बहुत से कम पिछले 10-15 सालों में 150 प्रोग्राम हमने किए होंगे, 200 प्रोग्राम किए होंगे मलेशिया में। और कई बार हम गए हैं। एक रॉयल एंड सन इंश्योरेंस करके कंपनी है वहां पर, जिसमें हमने बहुत से प्रोग्राम किए। उसका जो लर्निंग डेवलपमेंट मैनेजर है, उसका नाम फैजल है। और एक बार मैं और हमारी ट्रेनिंग डायरेक्टर, हम दोनों 2-3 प्रोग्राम उसके साथ हो गए थे, और अगले प्रोग्राम की प्लानिंग करनी थी। कहीं आउटडोर प्रोग्राम था, तो उसके लिए हम दोनों गए उसके ऑफिस में, फैजल के ऑफिस में, और बातचीत हुई। 10-15 मिनट की मीटिंग थी, वो सब खत्म हो गया। तो हम दोनों टैक्सी से गए थे। मेरी डायरेक्टर ब्रिकफील्ड्स करके एक जगह है मले, वहाँ कुआलालंपुर में, ब्रिकफील्ड्स में रहती थी। और हम दोनों टैक्सी से गए थे, तो मुलाकात हो गई, बात हो गई। उनका ऑफिस भी बंद होने को ही था, तो फैजल भी हमारे साथ ही बाहर निकला, और उसने मेरी डायरेक्टर से, ट्रेनिंग डायरेक्टर से पूछा, महा आप कहाँ जा रहे हो?
तो महा ने कहा मैं ब्रिकफील्ड्स जा रही हूं। तो उसने कहा अच्छा मैं भी ब्रिकफील्ड्स जा रहा हूं, फॉलो मी। अब महा को लगा ये ब्रिकफील्ड्स जा रहा है और मुझे इसके पीछे क्यों जाना है, मैं तो टैक्सी लूंगी तो टैक्सी वाले को पता ही होगा ब्रिकफील्ड कहाँ है। तो उसने कहा नो आई विल गो इन माई कैब। उसने फिर कहा फैजल ने तुम ब्रिकफील्ड जा रही हो, महा ने कहा हाँ। उसने कहा मैं भी ब्रिकफील्ड जा रहा हूं, तुम्हारे पास कार नहीं है, मेरे पास कार है, फॉलो मी। अब वो फॉलो मी 2-3 बार उसने कहा तो महा को लगा ये शायद कुछ कहना चाह रहा है। फॉलो मी कार इंडिया में हमारे लिए तो ये फॉलो मी कार कि आप मेरे पीछे पीछे आओ, तो पीछे पीछे क्यों जाना है। पर उसने 2-3 बार कह दिया तो फिर महा को लगा कि कहीं कुछ कोई मैसेज देना। तो उसने कहा फॉलो मी मतलब क्या क्या बोलना चाह रहे हो तुम फैजल, क्या तुम चाहते हो कि हम दोनों आपके साथ गाड़ी में चलें। तो उसने कहा हाँ मैं यही तो कह रहा हूं। और ये भी उसने ऐसे नहीं कहा, उसमें भी एक और प्रॉब्लम हो गई। महा ने कहा उससे क्या आप दोनों आप चाहते हो कि आप हम दोनों को लिफ्ट दो। तो फैजल कंफ्यूज हो गया क्योंकि लिफ्ट का अर्थ मलेशिया में वो मशीन है जो व्यक्तियों को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेकर जाती है। उसने कहा लिफ्ट नहीं। तो महा कंफ्यूज हो गई कि बोलना क्या चाह रहा है। तो फिर मैंने पूछा फैजल से कि भैया क्या फैजल आप क्या ये चाहते हो कि हम दोनों आपकी गाड़ी में बैठकर साथ चलें आपके। उसने कहा हाँ यही तो मैं चाहता हूं। अब तब समझ में आया कि मलेशिया में फॉलो मी का अर्थ है कि आप मेरी गाड़ी में मेरे साथ चलो, जिसको हम इंडिया में लिफ्ट बोलते हैं। और लिफ्ट का मलेशिया में अर्थ है वो मशीन जो व्यक्तियों को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाती है। लिफ्ट कहीं दूसरे देश में यूज नहीं होता। लिफ्ट का सिर्फ अर्थ इंडिया में ही निकलता है कि मैं आपको लिफ्ट देना चाह रहा हूं, बाकी किसी देश में लिफ्ट का कोई अर्थ नहीं है। तो ये आप जो शब्द एनकोड कर रहे हो और सामने वाला उसको किस ढंग से डिकोड कर रहा है, ये कम्युनिकेशन में डिफरेंस है। तो इसलिए फीडबैक, इसलिए चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग ये बहुत आवश्यक है। और कम्युनिकेशन यदि सही नहीं हो तब जीवन के हर क्षेत्र में आप बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हो। बड़े बिजनेस लॉसेस, रिलेशनशिप्स में डैमेज, लीडरशिप के लिए इतना आवश्यक है, पेरेंटिंग में इतना आवश्यक है। तो इसलिए यह मॉडल 5 स्टेप का बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके और आपके विश्व के बीच में संबंधों में आसानी होनी चाहिए। एस्टैब्लिश ईज, बी ए गुड लिसनर, लिसनिंग एक्टिवली, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, जब आप बोलें, when you send out a clear and appropriate message. फोर्थ स्टेप, भेजने के बाद भी सुनने वाला तो वही समझेगा जो वो समझना चाहता है, तो आप उससे क्लैरिफाई करो कि भैया आपने क्या समझा, चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। पैराफ्रेज करो, उसको बोलो, रिपीट करे कि उसने क्या समझा। और जब वो रिपीट करे तब आपकी समझ में आएगा कि आपने जो बोला वो ठीक से उसने समझा कि नहीं समझा। देन इफ नेसेसरी क्लैरिफाई एंड रिपीट। ये 5 स्टेप इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत आवश्यक है। लगता है बहुत सिंपल है, पर मैंने बड़े बड़े लीडर्स को गलतियां करते हुए देखा है, बड़े बड़े लीडर्स को कम्युनिकेशन में मिस्टेक्स करते हुए देखा है। और छोटी सी एक गलती कम्युनिकेशन में और जीवन में इतना बड़ा तूफान, रिलेशनशिप्स का डैमेज, महाभारत हो सकता है अंधे का पुत्र अंधा बोलने से। 4 शब्दों में 39 लाख व्यक्तियों की जान जाए, ऐसा महाभारत हो सकता है जीवन में। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण जीवन के हर क्षेत्र के लिए। तो थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए यह है कि अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। किस रिलेशनशिप में कहां कम्युनिकेशन की वजह से क्या आपका नुकसान हुआ है, क्या हानि हुई है, ये देखें। आपने कहा कुछ, सामने वाले ने समझा कुछ और, या आपने इनएप्रोप्रिएटली कह दिया जो सही बात थी पर गलत समय पे कह दिया, गलत ढंग से कह दी, या टैक्ट जहां यूज करना चाहिए था वहां टैक्ट यूज नहीं किया। क्या अपने कम्युनिकेशन में हमको क्या ठीक करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपका इमोशनल बैलेंस सही है, आपकी इमोशनल स्थिति, आपकी मनस्थिति सही है,
तो फिर शब्दों में अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं वो आपके शब्दों के द्वारा ही झलकते हैं। तो इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस ये पहले अपने अंदर का संसार ये ठीक करना आवश्यक है, और ये सही हो जाएगा तब फिर अपने रिलेशनशिप में हम सही कम्युनिकेशन यूज करने की स्थिति में आ जाएंगे, मनस्थिति में, और फिर आपके कम्युनिकेशन में वो गड़बड़ नहीं होगी जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए। थैंक यू वेरी मच। कल शाम को फिर मिलते हैं 2:55 पर किसी और विषय पर। थैंक यू, नमस्कार।